प्यारे दोस्तों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे सीयू सेट एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस एग्जाम 19 में लीनियर अलजेब्रा से पूछे गए क्वेश्चन का सलूशन। सीयू सेट एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस एग्जाम इसलिए मैं करा रहा हूं क्योंकि सीयूईटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम पैटर्न सीयूईटी में रहने वाला है, तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है? Which of the following sets form a basis of R2? आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें में से कौन सा सेट R2 का बेसिस होगा। तो अगर कोई भी वेक्टर स्पेस B ओवर फील्ड F आपको दिया है और इसका कोई सेट S है और आपको चेक करना है कि यस बेसिस फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसका सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये बेसिस तभी फॉर्म करेगा एस जब एस एलआई हो, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट, और दूसरा एस स्पेन करे या जनरेट करे पूरे वेक्टर स्पेस को। एस जनरेट वेक्टर स्पेस। अब आपके क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? वेक्टर स्पेस जो आपको दिया गया है वो R2 है। वेक्टर स्पेस R2 है और आपका जो सेट गिवन है वो आपके ऑप्शन में है। पहला सेट क्या है? पहला सेट है 1 1 और 3 1। अब इसको चेक करना है कि ये बेसिस फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। R2 का बेसिस फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और बेसिस के लिए मैंने बता दिया कि S कब बेसिस फॉर्म करेगा? जब S एलआई हो और S जनरेट करे पूरे वेक्टर स्पेस को। मतलब यहाँ पर आपका वेक्टर स्पेस R2 है तो R2 को जनरेट करे, वही सेट क्या हो जाएगा? बेसिस हो जाएगा। तो अब इसको एलआई हम चेक करते हैं। तो एलआई चेक करने का दो तरीका है। मैं आपको अभी ये पहला तरीका बताता हूँ, दूसरा तरीका कुछ देर बाद बताऊंगा। तो अब देखिए, वो शायद आप लोग जानते भी होंगे सेकंड मेथड, लेकिन पहला तरीका बहुत आसान और बहुत अच्छा है, तो उसको मैं बता देता हूँ। तो अब इसको क्या, जो भी वेक्टर, अब ये वेक्टर स्पेस का सेट है तो यहाँ पर वेक्टर्स ही आएंगे। तो जो भी वेक्टर्स आपको गिवन है उसको क्या करो? मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो तो 1 1। अब 1 1 को मैंने लिख लिया। अब 3 1 ऐसे ये लिख लो। अब मान लो ये कोई मैट्रिक्स ए बन गया, ये कोई मैट्रिक्स ए बन गया। अगर ए का डिटर्मिनेंट क्या नॉन जीरो आ रहा है तो यस जो आपका सेट है वो एलआई हो जाएगा। अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है तो आपका सेट एस जो है वो एलडी हो जाएगा। तो आप देखो इसका डिटर्मिनेंट आप चेक कर लो तो 1 -3, तो डिटर्मिनेंट आप ए क्या आ गया प्यारे बच्चों? -2, जो कि नॉन जीरो है। तो एस एलआई तो हो गया। अब आपको चेक करना है कि ये जनरेट करेगा वेक्टर स्पेस को कि नहीं जनरेट करेगा। तो आप देखिए, जो आपका वेक्टर स्पेस गिवन है R2, इसमें कैसे एलिमेंट आते हैं? A, B टाइप के एलिमेंट आते हैं R2 में। R2 में A, B टाइप के एलिमेंट आते हैं और A और B कहाँ के एलिमेंट होते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर R के एलिमेंट होते हैं। तो अब देखो यहाँ पर जो आपका वेक्टर है B1 और B2, ये पूरे R2 को स्पेन कर देगा। मतलब आप कोई भी A, B लेंगे तो इसकी सहायता से अल्फा 1 1 प्लस बीटा 3 1, इसकी सहायता से आप लिख पाएंगे। आप कोई भी लेके देख लीजिएगा। जैसे अगर मैं 2 जैसे मैं क्या करता हूं 5 5 और दूसरा
5,3 को लिख के आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू अगर आप 2 ले लेंगे 1 1 प्लस बीटा की वैल्यू 1 लीजिए 3 1, तो ये क्या आ गया 5,3 आ गया। ऐसे अगर आपको -5 लिखना है तो यहाँ पर माइनस ले लीजिए 1 1 माइनस माइनस 1 3 1, अब -5 -3 आ गया। तो आप देखिए ऐसे रियल नंबर का कोई भी एलिमेंट आप लीजिएगा तो इसकी सहायता से आप लिख पाएंगे। मतलब ये जो सेट है ये जनरेट भी कर रहा है तो ये तो बेसिस फॉर्म कर देगा। तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। लेकिन अब आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन इनकरेक्ट कैसे हो रहा है और ये कैसे दिखाएंगे कि ये इनकरेक्ट हो रहा है, ये भी मैं बता रहा हूं। और इसका दूसरा मेथड चेक करने का, एलआई चेक करने का दूसरा तरीका भी आपको बता ही देता हूं। अब आप देखिए ये जो आपका बी ऑप्शन में गिवन सेट है एस, ये क्या दिया गया है, ये 0 1 और 0 -3 दिया गया है। अब आप देखिए ये आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, एलआई है कि नहीं। तो आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे तो 0 1 0 -3। अब इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा 0, इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा 0। तो ये तो एलडी हो गया, मतलब लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। तो यहाँ से ये बेसिस नहीं फॉर्म करेगा क्योंकि पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, फेल कर रहा है। ये पहली प्रॉपर्टी ये फेल कर रहा है तो ये बेसिस फॉर्म नहीं करेगा। तो ये आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ। ऐसे आप सी चेक करिए। अब देखिए अगर आपके सेट एफ में 3 वेक्टर b1 b2 b3 है, आपके सेट एस में 3 वेक्टर b1 b2 b3 है और इसको आप क्या कह रहे हैं, एलआई कह रहे हैं। तो इसका मतलब अल्फा b1 प्लस अल्फा 1 b1 अल्फा 2 b2 प्लस अल्फा 3 b3 इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड फॉर ऑल अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इक्वल टू, ये भी अगर 0 आ रहा है तो आप कह देंगे कि ये सेट जो b1 b2 b3 का है ये एलआई है। अगर ऐसा होल्ड हो रहा है तो, अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होल्ड हो रही है कि फॉर अल्फा 1 b1 अल्फा 2 b2 प्लस अल्फा 3 b3 इक्वल टू 0 आ जाए और यहाँ पर कोई भी अगर अल्फा 1 नॉन जीरो होगा तो ये एलआई नहीं होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए मैं सी ऑप्शन आपका चेक कर रहा हूं तो यहाँ पर जो सेट आपको दिया गया है, सेट ऑफ वेक्टर 2 1 1 -1 और क्या दिया गया है 3 0। अब इसको आपको चेक करना है एलआई है कि नहीं है। तो आप देखिए अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, यहां पर अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 इक्वल टू अल्फा 3 इक्वल टू सारा 1 लेता हूं और इसको ऐड करता हूं तो 2 1 प्लस 1 -1 प्लस 3 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे दोस्तों, 0 आ जाएगी। क्यों, 2 प्लस 1 3 प्लस -3 यहाँ पर है, प्लस -3 तो 0 हो गया पहला कंपोनेंट 0, फिर 1 -1 0 और ये 0 है तो 0। अब ये 0 वेक्टर है किसका, R2 का, ये R2 का 0 वेक्टर है, मतलब इसकी वैल्यू 0 आ गई। लेकिन यहाँ पर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 क्या है, नॉन जीरो है। तो आप इसको एलआई कब कहते, जब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 क्या जाते, 0 हो जाते, मतलब स्केलर सारे 0 हो जाते। यहाँ पर अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3
आपके फील्ड एफ से आते हैं, आपके फील्ड एफ से आते हैं। तो दूसरा तरीका ये है और पहला तरीका ये है। और अगर आप डायरेक्ट देखें तो जो ये B1 इसको मान लो B1, इसको मान लो B2, इसको मान लो B3। तो अब देखिए जो B3 है वो B1 और B2 के कॉम्बिनेशन से लिखा गया है। अगर इसको मैं जोड़ता हूं तो तीसरा वेक्टर मुझे प्राप्त हो जाता है। तो B3 यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट है किस पे, B1 और B2 पर। तो वैसे भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को बेसिक भी नहीं क्लियर है तो उनके लिए मैं चेक करने का तरीका बता दिया हूं। तो आपका ऑप्शन सी भी क्या हुआ, इनकरेक्ट हुआ। ऐसे अगर आप डी चेक करेंगे तो डी अलाई नहीं होगा, 1 0 और 2 0। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, इसका भी डिटरमिनेंट आ जाएगा 0। तो ये तो अलाई नहीं हो रहा है, तो आगे बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे, चाहे DU हो या CU सेट हो या AMP हो या जामिया हो, ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो अब हम अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। जो गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है, 2 0 3 1 3 1 1 0 2। अब ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है और आप जानते हैं रैंक किसी भी मैट्रिक्स का क्या होता है, नंबर ऑफ LI कॉलम, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम होता है। जितना नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम होगा उतना ही उस मैट्रिक्स का रैंक होगा। और इसका ऑर्डर क्या है, इसमें अधिकतर कॉलम कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स का रैंक कभी 3 से ग्रेटर देन नहीं होगा। इस मैट्रिक्स का रैंक, मान लो कोई ये मैट्रिक्स है, तो रैंक आप ये डज नॉट ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन है 4। तो ये तो डी ऑप्शन तो पहले ही इनकरेक्ट हुआ, क्योंकि रैंक उसके ऑर्डर से कभी ग्रेटर देन नहीं होगा। जितना भी कॉलम है उससे ज्यादा नहीं होगा, उसके बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या हुई, रैंक होने की, 1 हुई, 2 हुई और 3 हुई। अब अगर सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, 3 के लिए चेक करेंगे, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी ज्यादा होल्ड होती है। तो अब 3, इस मैट्रिक्स का रैंक 3 कब होगा, इस मैट्रिक्स का रैंक 3 कब होगा, जब इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाए, डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो आ रहा है इस मैट्रिक्स का तो इसका रैंक 3 हो जाएगा। अगर डिटरमिनेंट 0 होगा तो इसका रैंक 3 से कम, मतलब 2 या 1 हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 क्रॉस 2 का कोई भी आप मैट्रिक्स चूज करिएगा और चेक करिएगा क्या इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है। तो अगर नॉन जीरो आ रहा है तो रैंक 2 हो जाएगा, नहीं तो फिर 1 हो जाएगा। तो हम चलो देख लेते हैं कि इसका डिटरमिनेंट क्या है। तो डिटरमिनेंट आप ये इक्वल्स टू 2 0 3 1 3 1 1 0 2। तो आप 2 इंटू ये कैंसिल तो ये 6, ये क्या हो गया 6 माइनस 1 इंटू ये कैंसिल ये हो गया, ये 0 हो गया, और प्लस 1 इंटू ये कैंसिल ये हो गया 0 और माइनस 9। तो आप क्या आया प्यारे दोस्तों, 12 और ये 0 और माइनस 9। तो 12 माइनस 9 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट ये आपका क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया। मतलब रैंक क्या होगा, जितने नंबर आप कॉलम होंगे। तो यहाँ पर सारे कॉलम, अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सारा कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर 3 कॉलम है तो तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसका रैंक क्या हो गया,
रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू 3। आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये क्या है। Which of the following function f(r2) से r2 is not a linear transformation? Is not a linear transformation। तो अब फंक्शन आपको क्या गिवन है, गिवन है r2 से r2। तो आपको चेक क्या करना है कि इसमें में से कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं शॉर्ट में। क्या होता है, अगर B एंड W कोई दो वेक्टर स्पेस है और कोई फंक्शन T B से W में है, तो इसको आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब कहेंगे। इसको आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब कहेंगे, इफ P ऑफ B0, पहला प्रॉपर्टी ये होना चाहिए कि इसका B का जीरो वेक्टर आप लें तो इसका इमेज क्या आना चाहिए, जीरो वेक्टर ऑफ W, मतलब जीरो पे जीरो देना चाहिए, मतलब ऐसा समझिए जीरो पे जीरो देना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी tx प्लस वाई इक्वल टू tx प्लस ty, ये होना चाहिए। और तीसरा क्या है, तीसरा tcx इक्वल टू ctx होना चाहिए। यहाँ पर c क्या है, यहाँ पर c आपके फील्ड f से आ रहा है, तो c बिलोंग्स टू f, सी फील्ड एफ का मेंबर है। अगर कोई फंक्शन ये तीन प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है तो उसको हम कह देंगे ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आप देखिए, आपको बताना है कि f(r2) से r2 में इसमें में से कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो अब देखो, सबसे पहली प्राथमिकता आपको ये देनी चाहिए कि आप जीरो पे चेक कर लीजिए। इन सब ऑप्शन में क्या करिए, जीरो पुट करिए और देखिए कौन सा जीरो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर आपको फंक्शन जो दिया गया है r2 से r2, तो r2 में एलिमेंट किस प्रकार के होते हैं, a कामा b टाइप के एलिमेंट होते हैं। तो इसका जीरो एलिमेंट किस प्रकार का होगा, जीरो कामा जीरो टाइप का होगा। जो r2 का जीरो एलिमेंट है वो जीरो कामा जीरो टाइप का होगा। तो अब आप देखिए क्या f0 पे जीरो कौन कौन सा फंक्शन यहाँ पर दे रहा है, तो उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा ज्यादा होगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने की। तो अब पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन f(x,y) इक्वल टू x प्लस वाई और x माइनस वाई, मतलब f(r2) से r2 कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको एक मतलब f(r2) से r2 कोई फंक्शन है और वो इस प्रकार से डिफाइंड है और आपको चेक करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम जीरो वेक्टर चेक कर लेते हैं। तो f(0,0) क्या हो जाएगा, जीरो और जीरो, मतलब W का जीरो का मतलब क्या हुआ कि R2 का जीरो फिर वापस आ रहा है, ये भी R2 का जीरो दे रहा है। तो मतलब T ऑफ जीरो इक्वल टू यहाँ पर जीरो आ गया, पहले में जीरो वेक्टर सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन आप ये ऑब्जर्व करिए, जो आपका फोर्थ दिया गया है f(x,y) इक्वल टू क्या, x1 प्लस वाई। अगर आप इसमें जीरो वेक्टर या जीरो एलिमेंट पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 प्लस 0 इक्वल टू क्या, 0 और 1। ये तो नॉन जीरो एलिमेंट है ना, क्योंकि जीरो वेक्टर जीरो कामा जीरो टाइप का होता है। तो
तो प्यारे दोस्तों ये पहली प्रॉपर्टी होल्ड ही नहीं कर रहा है, यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी नहीं होल्ड हो रही है। तो ये जो फंक्शन है एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स 1 प्लस वाई, ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें में से कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है और आप रीजन यहाँ पर जान पाए हैं, क्योंकि जीरो वेक्टर का मैप क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए। लेकिन यहाँ पर नॉन जीरो इमेज दे रहा है, तो नॉन जीरो इमेज आ रहा है, तो इसलिए ये क्या हो रहा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ऐसे अगर बाकी सारे ऑप्शन में आप चेक करेंगे तो पहला सारा प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, दूसरा भी सारा प्रॉपर्टी होल्ड करेगा और तीसरा भी सारा प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। जीरो वेक्टर के लिए मैंने चेक कर दिया है, बाकी सारे के लिए आप चेक करिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 3x3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने आपको जब सीयू सेट एमएससी एंट्रेंस एग्जाम लीनियर अलजेब्रा का पेपर सॉल्व कराया था, तो 18 का साथ पेपर सॉल्व कराया था, तो उसमें एक क्वेश्चन था कि डायमेंशन ऑफ 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होता है। तो वहां पर मैंने बताया था, ये भी बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ड्यू में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार मैं बता देता हूं, अगर कोई वेक्टर स्पेस है ऑल n क्रॉस n रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो इसका डायमेंशन क्या होता है प्यारे दोस्तों, इसका डायमेंशन होता है n इंटू n प्लस 1/2। लेकिन यहाँ पर आपको जो मैट्रिक्स दी गई है वो 3x3 और जो आपका वेक्टर स्पेस दिया गया है वो 3x3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, इस फार्मूले में रख दीजिए, n की वैल्यू 3 पुट करिए, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 1/2, मतलब ये क्या आ गया 4, 4 3 जा 12, 12/2 6। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ बी। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ ज्यादा है नहीं, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है और क्वेश्चन का प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करिए। क्वेश्चन का प्रैक्टिस प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन कम से कम आप सॉल्व करके तभी जाएंगे पेपर देने, इससे बहुत आपको हेल्प मिलेगा और अधिकतर क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करिए, वहीं से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। चलो हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है जो डिटरमिनेंट से है, और डिटरमिनेंट निकालने का मैं यहाँ पर एक और बहुत अच्छा तरीका डिस्कस करने वाला हूँ, इस क्वेश्चन में ही बताऊंगा। द डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर डिटरमिनेंट जब भी आपसे निकालने के लिए बोला जाए तो आप कोशिश, इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आप कोशिश ऐसा करें कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा जीरो बनाए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो मैं वही करने जा रहा हूं। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको कहते हैं रो 1 मतलब R1, इसको कहते हैं रो 2 मतलब R2, इसको कहते हैं रो 3 मतलब R3 सॉरी। तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसमें
R2 में मैं ऑपरेशन कर रहा हूं R2 माइनस R1, और R3 में मैं क्या कर रहा हूं R3 माइनस R1। तो आपको क्या मिला 1x स्क्वायर, और ये हो गया 1 माइनस 1 0, और y माइनस एक्स, और y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा z माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका डिटरमिनेंट आप इजीली कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1 इंटू ये कैंसिल y माइनस एक्स इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस इसका इससे z माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करिए तो ये क्या है y माइनस एक्स और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसी फार्मूले पर यहाँ पर रखिए, तो ये क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स, जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स। और अब दूसरा टर्म माइनस जेड माइनस एक्स, और फिर वही फार्मूला अप्लाई करिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स। तो वाई माइनस एक्स और वाई प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ पर y माइनस एक्स दोनों में कॉमन बन रहा है, और z माइनस एक्स भी दोनों में कॉमन बन रहा है। तो इसको आप क्या करिए इसको बाहर निकाल लीजिए। तो जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स आप कॉमन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा यहाँ पर z प्लस एक्स बचेगा, और यहाँ पर माइनस का जेड वाई प्लस एक्स बचेगा। क्या बचेगा वाई प्लस एक्स बचेगा। अब आप देखिए ये जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस वाई हो जाएगा और माइनस एक्स, तो माइनस और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आएगा इस ब्रैकेट में जेड माइनस वाई, तो वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स और जेड माइनस वाई। ये क्या हो गया ये इसका डिटर्मिनेंट हो गया। आपका आंसर ये है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई वाई माइनस एक्स। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है मतलब अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है एम आपको एक मैट्रिक्स दी गई है 1 0 1 1, देन एम का पावर 2 0 1 9 आपको निकालना है। तो गिवन मैट्रिक्स एम क्या है 1 0 1 1, और आपको फाइंड आउट क्या करना है 2 1 19 आपको बताना है। तो अब देखिए इसका सबसे सिंपल तरीका एक पैटर्न आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि अगर इस प्रकार की मैट्रिक्स आती हैं तो एक ट्रिक होता है, लेकिन मैं ट्रिक ना बता के आपको डायरेक्ट मेथड बताता हूँ ताकि कोई भी मैट्रिक्स इस प्रकार का आ जाए तो आप कैलकुलेट कर पाए। तो चलिए देखिए एम स्क्वायर क्या होगा एम स्क्वायर 1 1 0 1 और 1 0 1 1। अब ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 2 1 आएगा। ऐसे एम क्यूब क्या होगा एम स्क्वायर 1 0 2 1 इंटू एम 1 0 1
1। अब ये क्या आएगा, ये आएगा 1 3 0 और 1। ऐसे जब आप M4 कैलकुलेट करेंगे, m का पावर 4 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 1 4 0 1। तो ठीक इसी प्रकार n का पावर 209 क्या आ जाएगा 1 2 0 1 9 0 और 1 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ यहाँ पर, यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हुआ डी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको करने का तरीका सिंपल यही है और ट्रिक अलग अलग जगहों पे जैसे बहुत सारे उसमें पैटर्न आपको तैयार करने पड़ेंगे, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Which of the following मैट्रिक्स इज सिंगुलर। आप सबसे पहले आप जान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स ए है, इसको आप सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहेंगे। ए को आप सिंगुलर मैट्रिक्स तब कहेंगे जब इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो रहा है तो उस मैट्रिक्स को आप सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है तो उस मैट्रिक्स को आप कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन अब तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब पहला ऑप्शन क्या है 1 0 0 1, क्या ये सिंगुलर होगा, नहीं। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो 1 आ गया इसका डिटरमिनेंट। अगर कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स दी गई है, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या, ए बी सी या और सारा जीरो, इस तरह कोई मैट्रिक्स दिया गया है तो जो इसका डिटरमिनेंट होता है प्यारे दोस्तों, ये क्या होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है। तो आप देखिए सेकेंड ऑप्शन इसका डिटरमिनेंट आप निकालिए इस मैट्रिक्स का 1 0। इसका भी डिटरमिनेंट जब आप निकालेंगे तो नॉन जीरो आएगा, तो ये भी नॉन सिंगुलर है। जीरो और -1 आ रहा है तो ये भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे थर्ड ऑप्शन भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और फोर्थ ऑप्शन इसका डिटरमिनेंट क्या होगा 2 2 3 3, तो इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा 6 -6 0। तो अब हमने क्या बताया, सिंगुलर मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स को कहेंगे जिसका डिटरमिनेंट क्या हो, जीरो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी में मैट्रिक्स दी गई है उसका डिटरमिनेंट जीरो है, इसलिए ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। अब आप देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, इफ m इक्वल्स टू 4 0 2 3 देन द आइगन वैल्यू ऑफ m आर। मतलब आपको मैट्रिक्स m गिवन है, क्या गिवन है 4 0 2 3। आप इसकी आइगन वैल्यू आपको बतानी है, तो एक ट्रिक मैं बता रहा हूं। अगर आपको कोई डायगोनल मैट्रिक्स गिवन है ए बी 0 0 इस टाइप का, तो इसका जो आइगन वैल्यू होता है ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं, तो इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा ए बी। ऐसे 3 क्रॉस 3 में भी ए बी सी इस प्रकार की मैट्रिक्स गिवन है तो इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट हो जाता है। और ये तो पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, अगर आपको ट्रायंगुलर अपर या ट्रायंगुलर लोअर मैट्रिक्स गिवन है तो उसका भी आइगन वैल्यू क्या हो जाता है, डायगोनल एलिमेंट हो जाता है। तो देखिए ट्रायंगुलर अपर मैट्रिक्स क्या है, मतलब अब 2 क्रॉस 2 का एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ ट्रायंगुलर अपर मैट्रिक्स क्या है। तो मान लो ए बी 0 सी, मतलब जो मेन डायगोनल है उसके नीचे का सारा एलिमेंट जीरो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर अपर मैट्रिक्स कहते हैं।
अगर मेन डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कर देते हैं, ट्रायंगुलर अपर। और अगर ऊपर का एलिमेंट जीरो हो, मेन डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट अगर जीरो हो, तो हम उसे कह देते हैं ट्रायंगुलर लोअर मैट्रिक्स। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये क्या है, ट्रायंगुलर लोअर मैट्रिक्स है, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी डायगोनल एलिमेंट हो जाएंगे, इसकी भी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 3, क्योंकि आइगन वैल्यू ऑफ ट्रायंगुलर अपर, ट्रायंगुलर लोअर एंड डायगोनल मैट्रिक्स आर सिंपल डायगोनल एलिमेंट। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, 4 एंड 3, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन जो गिवन है, FR2 be a linear transformation defined by fxy equals to 2x plus 3y or 4x minus 5y. Then the matrix representation of the linear transformation relative to basis b equals to 1 0 0 1। अब आपको क्या बताना है, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखना है, किसके रिस्पेक्ट में, इस बेसिस के रिस्पेक्ट में। तो अब आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन क्या है, fxy इक्वल टू 2x प्लस 3y और कामा 4x माइनस 5y। तो सबसे पहला काम क्या होता है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए जो भी आपको बेसिस दी गई है, सिंपल उसको क्या करो, बेसिस के एलिमेंट को यहाँ पर पुट करो, तो आपको एक नया रिजल्टेंट एलिमेंट मिलेगा। जैसे F10 इक्वल टू क्या होगा प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। तो आपको क्या मिला, एक नया एलिमेंट मिल गया। ठीक है, आप दूसरा इसको पुट करो यहाँ पर, तो F01, अब ये क्या आ जाएगा, x की जगह पे 0, y की जगह पे 1, तो ये हो जाएगा 3 और माइनस 5। अब जो ये आए इसको क्या करो, कॉलम में लिख दो, तो 2 4 और 3 माइनस 5, ये क्या हो गया आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, 2 4 3 माइनस 5, ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या हुआ, सीधा बेसिस के एलिमेंट में, बेसिस के एलिमेंट को उसमें पुट करो और जो आए उसको कॉलम में, कॉलम के फॉर्म में लिख दो, मतलब कॉलम में लिख दो, तो जो मैट्रिक्स बनेगी वही क्या होगा, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। चलो हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने 18 में जब क्वेश्चन कराया था तो उसमें बताया था कि आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर आइदर 0 और प्योर इमेजिनरी। लेकिन यहाँ पर भी आप लोग नोट कर सकते हैं आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू symmetric matrix is either 0 or pure imaginary। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, यहां पर आपका ऑप्शन करेक्ट हुआ सी, आपका ऑप्शन करेक्ट हुआ सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, और इस प्रकार के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए।
if m equals to 2 minus 2 minus 2 5 and I कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, तो which are the following is जीरो मैट्रिक्स, तो इसने में से कौन सा जीरो मैट्रिक्स फॉर्म करेगा? एम स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6i ये जीरो मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा? तो आप इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? जो मैट्रिक्स आपको m दिया गया है, जो मैट्रिक्स आपको m दी गई है उसका क्या करो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने लिख लिया, फिर उसके बाद बाई कैली हैमिल्टन थ्योरम से आप जानते हैं कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है। तो आप उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जहां पर x है वहां पर क्या कर दो, m पुट कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो मैं वही करने जा रहा हूं, इससे पहले मैं आपको बता दिया हूं। चलिए, तो m कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है 2 माइनस 2 माइनस 2 5। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है? 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है प्यारे दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ m इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ m। अब एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस, इसका क्या होगा? ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो 2 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 7 एक्स प्लस डिटर्मिनेंट 5 टू 10 और माइनस 4, तो 6 एक्स एक्स नहीं होगा 6, ये हो गया डिटरमिनेंट, यहाँ पर 6 आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 आ गया। ये क्या हो गया? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ यम, CHM। ठीक है, अब आप जानते हैं बाई कैली हैमिल्टन थ्योरम, कैली हैमिल्टन थ्योरम, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो आप ये क्या हो जाएगा, x की जगह पे m पुट कर दो, तो m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 6i इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हुआ, सेकंड ऑप्शन है m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 6i, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन। चलिए, अगला क्वेश्चन है जो सीधा रिजल्ट ही लिखा है, लेट टी बी एन एफ से बी एम एफ पे कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन पहला ऑप्शन है रैंक P प्लस नलिटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी एन एफ। अगर हमने बताया था कि T B से W पे कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जहां B और W वेक्टर स्पेस है, तो बाई रैंक नलिटी थ्योरम, बाई रैंक नलिटी थ्योरम डायमेंशन ऑफ B इक्वल्स टू रैंक T प्लस नल T। तो आप यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? डायमेंशन ऑफ बी एंड एफ, डायमेंशन ऑफ बी एंड एफ, यहां से कंपेयर कर लीजिए भाई, डायमेंशन ऑफ बी एंड एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? रैंक T प्लस नल T। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हुआ। अब अगला क्वेश्चन है, दी सिंगलटन सेट X इज Li इफ, अब मैंने बताया था 18 का भी एक क्वेश्चन है, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, सिंगलटन सेट कब Li होता है? सिंगलटन सेट तभी Li होगा जब x नॉट इक्वल टू 0,
जीरो, मतलब x जीरो अगर नहीं है तो सिंगलटन सेट हमेशा LI है। तो x नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी सिंगलटन सेट x LI होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। आप देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, द आइगन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज, अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू आपसे पूछी जाती है तो आप जान लीजिए, मान लो ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और लैम्डा वन इसकी आइगन वैल्यू है, लैम्डा वन इसकी आइगन वैल्यू है, तो लैम्डा वन इसकी आइगन वैल्यू तभी होगी जब मॉड ऑफ लैम्डा वन इक्वल्स टू 1 हो, तभी इसका आइगन वैल्यू लैम्डा वन होगा। अगर ए क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू होता है वो क्या होता है? यूनिट मॉडुलस होता है। यूनिट मॉडुलस, यूनिट मॉडुलस का मतलब क्या? आइगन वैल्यू का अगर मॉड हम करें तो 1 आना चाहिए। अगर कोई कॉम्प्लेक्स की आइगन वैल्यू है जैसे आयोटा, अब इसका आपको मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस ऑफ आयोटा क्या हो जाएगा? अंडर रूट इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। जैसे देखो आपने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा होगा 0 प्लस आयोटा ऐसे लिखते हैं, तो आप इसका जब मॉड आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, यही आया। तो इस तरह का अगर कॉम्प्लेक्स का आ गया तो इस तरह से आप निकालेंगे। और इन जनरल आप मॉडुलस होता क्या है? a प्लस आयोटा b इस टाइप का है, इसका मॉडुलस आपको निकालना है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मॉड क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर है, जो करेक्ट आंसर है डी, यूनिट मॉडुलस। और यूनिट मॉडुलस का आपने मीनिंग भी यहाँ पर जान लिया, तो ठीक है, आपको क्लियर हुआ होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर ठीक लगे तो लाइक करिए। अगर कुछ इसमें समझ में ना आए तो हमको कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।